ये बात पूरी नगर में फैल गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और आलोक के ऊपर भयंकर गुस्सा आने लगा। उनके दरबारियों ने भी राजा को आलोक के खिलाफ भड़का दिया। एक दरबारी ने राजा से आलोक कहा, ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उसने जहरीले फल को जादुई फल का नाम दे दिया। उस फल को खाकर पंडित जी और उनके परिवार की मृत्यु हो गई। दूसरा दरबारी बोला, आलोक ने अक्षम्य अपराध किया है, घोर पाप किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आलोक, तुम इस जादुई फल के नाम पर एक जहरीला फल लेकर आए थे। उस फल को खाने के बाद निरपराध पंडित जी और उनके बाल बच्चों की मृत्यु हो गई। तुम बहुत बड़े धोखेबाज और हत्यारे हो। आलोक ने कहा, हे राजन, वो फल जहरीला नहीं था। मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैं भला धोखा क्यों करूँगा? राजा ने कहा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। राजा ने इस घटना की पूरी जांच नहीं की और दरबारियों की बातों में आकर बिना विचारे ही सिपाहियों को आज्ञा दे दी। सिपाहियों, इस तोते को ले जाओ और इसे मृत्युदंड दे दो। आलोक को मृत्युदंड दे दिया गया। राजा ने माली से कहकर उस पेड़ के चारों तरफ बाउंड्री बनवा दिया ताकि कोई उस जहरीले फल को ना खा सके। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति अपने असाध्य बीमारी से परेशान होकर उसी पेड़ के पास चला आया। वह अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करना चाहता था। उसने सुना था कि उस वृक्ष का फल जहरीला है, इसीलिए वही फल खाकर वो अपनी जान देना चाहता था। उसने बाड़े के अंदर हाथ डालकर जमीन पर गिरा हुआ एक फल उठाया और खा लिया। उस फल को खाने के बाद जमीन पर लेट गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अचानक चमत्कार हो गया। उसने अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस किया। वो एक सुंदर नवयुवक बन गया। उसका असाध्य रूप भी छूमंतर हो गया। उसकी धर्म पत्नी भी उसे खोजते खोजते वहाँ पहुँच गई। अपने पति को जवान देखकर वो दंग रह गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? उसके पति ने कहा, ये उस जादुई फल का चमत्कार है। तुम भी खा लो और जवान हो जाओगी। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को भी वो फल खिला दिया। वे भी जवान हो गई। इस अद्भुत चमत्कार की खबर पूरे राज्य में फैल गई और राजा के कानों तक पहुंच गई। इसके बाद राजा ने अपने गुप्तचर से कहा, आप जाकर उस पेड़ के आसपास की स्थिति का जायजा लीजिए और मुझे सही जानकारी दीजिए। राजा का मुख्य गुप्तचर उस पेड़ के पास जाकर आसपास हर जगह का मुआयना करने लगा। उसने देखा कि पास ही एक सर्प का बिल है। आसपास के लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उस बिल में एक जहरीला नाग रहता है। गुप्तचर ने अंदाजा लगाया कि उस नाग ने प्रथम फल को चखा होगा और उसका जहर फल में उतर आया होगा। यही कारण था कि वो फल जहरीला बन गया। गुप्तचर ने ये सारी जानकारी जब राजा को दी तब राजा बहुत दुखी हो गया। वो बार बार पछताने लगा। आलोक की याद में आंसू बहाने लगा। मैंने बिना विचार किए ही आलोक को मृत्युदंड दे दिया। एक बेगुनाह को इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं ही सबसे बड़ा अपराधी हूँ। सीख, हमें कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही कदम उठाना। मौसम की रानियां। कई सदियों पहले की बात है। इजराइल में एक बूढ़ी अम्मा थी। वहाँ पर हमेशा ठंडी मौसम होने के कारण उनका एक भी वारिस नहीं बचा। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान रहती थीं कि आखिर इस संसार का क्या होगा। एक दिन जीसस के पास खड़े होकर, ओह गॉड, क्या इस संसार के मौसम में कोई चेंजेस नहीं होंगे? क्या हम लोगों को ऐसे ही मरना पड़ेगा? तभी वहाँ पड़ोस की औरत दौड़ते हुए आती है। आंटी, प्लीज देखो ना, चिंटू के फादर को क्या हो गया? वो पसीने पसीने हो गए हैं, आँख भी नहीं खोल रहे हैं। चलिए ना। बूढ़ी अम्मा घर से निकलकर उसके घर जाती है। क्या हो गया? अरे, इसकी तो डेथ हो गई। ओह गॉड,
हाँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ गॉड। क्या कोई रास्ता नहीं है इस मौसम की मनमानी को रोकने का? बूढ़ी अम्मा से लोगों का बेवजह मौत के मुंह में समाना सहा नहीं गया और उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि इस परेशानी से वही संसार को मुक्त करवाएगी। ऐसा सोच वो एक दिन गॉड की खोज में निकल पड़ती है। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा पड़ोसी से कहती है, मेरे लौटने तक मेरी इस झोपड़ी का तुम सभी मिलकर ख्याल रखना, और अगर मैं नहीं आई तो इस झोपड़ी में हर रोज एक कैंडल जला देना मेरे नाम का। ऐसा मत कहो आंटी, आपको आना ही होगा और हमें आपकी ऑनेस्टी पर भरोसा है। ऐसा बोल वो घर से निकल जाती है। पैदल चलते चलते 2 दिन बीतने के बाद समुद्र के किनारे बुरी हालत में एक मगरमच्छ मिलता है। उसे कराहते देख बिना सोचे समझे बूढ़ी अम्मा उसकी पट्टी करने में जुट जाती है। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। इतना खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा और मेरे दर्द को समझा। डर? डर किस बात का? और तुम्हारी मदद करना तो मेरी ड्यूटी है। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद तुम पैदल जा रही हो, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं गॉड को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे संसार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। आखिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी ना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से ये जादुई मोती तुम्हारे लिए। जब भी तुम हेल्पलेस होगी तब इस मोती को तुम अपने हाथों से घिसना, इससे तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। और हाँ, बस ये याद रखना, 3 मिलेगी, तीनों को लाना है। इस पहेली को सुलझाना जरूर। उसके बाद मगरमच्छ वापस समुद्र में चला जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अचानक समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा समुद्र में डूब जाती है और एक अद्भुत लोक में पहुंच जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? मुझे तो संसार की तकलीफ दूर करने के लिए गॉड से मिलने जाना था। तभी वहाँ उस अद्भुत लोक की रानी आ जाती है। आप बहुत सही जगह आई हो अम्मा। एक्चुअली गॉड तक जाने का रास्ता इसी महल से होता हुआ जाता है, लेकिन आपको इस महल का रास्ता तभी मिलेगा जब आप मेरी तीनों बेटियों की परेशानियों को दूर कर पाएंगी। ये कैसी शर्त है? अच्छा चलो ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। फिर बूढ़ी अम्मा रानी के साथ उनकी तीनों राजकुमारियों के कमरे में बारी बारी से जाती हैं। बूढ़ी अम्मा नोटिस करती हैं कि पहली राजकुमारी को बहुत गर्मी लगती है, दूसरी को बहुत ठंड लगती है और तीसरी केवल रोती रहती है। फिर रानी और अम्मा तीनों के कमरे से निकलते हुए, रानी साहिबा, आपकी बेटियों की प्रॉब्लम तभी जाएगी जब आप मुझ पर भरोसा कर बारी बारी से तीनों बेटियों को हमारे संसार में 4-4 महीने के लिए भेजेंगी। मुझे आप पर भरोसा है अम्मा। अगर वो तीनों चाहें तो आप उन्हें ले जा सकती हैं। फिर रानी तीनों राजकुमारियों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें धरती लोक में जाना पड़ेगा 4 महीनों के लिए, तभी तुम तीनों खुश रह पाओगी। इम्पॉसिबल है, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं। बूढ़ी अम्मा तीनों राजकुमारियों से ना सुनते ही मगरमच्छ के दिए हुए मोती को हाथ में रगड़ती हैं। मोती को रगड़ते ही तीनों राजकुमारी अचानक मान जाती हैं। अम्मा, हम तीनों को आपकी शर्त मंजूर है। हम बारी बारी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो राजकुमारी, पहले बड़ी, पहले तुम चलो। तुम्हारे जाने से धरती में 4 महीने तक गर्मी ही गर्मी रहेगी। फिर बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ी राजकुमारी चली जाती है। बस फिर क्या था, राजकुमारियों के व्यवहार के अनुसार 4-4 महीनों का मौसम सेट हो जाता है। ठंड लगने वाली राजकुमारी के कारण 4 महीने ठंड का मौसम और रोने वाली राजकुमारी की वजह से बारिश। तभी से मौसम डिसाइड हो जाते हैं जो युगों युगों तक चलते आ रहे हैं।